आज की क्लास जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मूल अधिकार होते क्या हैं। दो तरह की सरकार होती है, एक तो होती है प्रजातंत्र और दूसरी होती है राजतंत्र। राजतंत्र कैसी सरकार होती है? राजतंत्र जैसे आपने अभी देखा, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और उसके जस्ट बाद उनके बेटे को वहां का राजा बना दिया गया, तो ये तो कहलाई राजतंत्र, जहां पर वंश चला आता है और वही सत्ता को संभालता है। लेकिन यदि प्रजातंत्र की बात करेंगे तो प्रजातंत्र में जो जनता अपनी स्वेच्छा से अपनी पसंद का एक नेता चुन सकती है और जो सत्ता को चलाता है। दोनों ही प्रकार की सत्ता के अंदर आप ये कह सकते हो कि मूल अधिकार दिए होते हैं, और वो किस किस टाइप के होते हैं? तो राजनीतिक होते हैं, आर्थिक होते हैं और सामाजिक, तीनों प्रकार के होते हैं। ये चीजें होती क्या हैं, आप जब इस क्लास को पूरी देखोगे तो उसके बाद आप बड़े आराम से समझ जाओगे कि ये चीजें होती क्या हैं, राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपसे क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं और किस किस टाइप से बनते हैं। देखिए, या तो आपसे बनेगा सीधा सीधा अनुच्छेद पूछा जाएगा, या आपको दिया होगा कि ये बताइए अस्पृश्यता का अंतर कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, या इस टाइप से बनेगा। तो दो या तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर यहाँ पर आपके आर्टिकल इंपोर्टेंट है, और पर्टिकुलर आर्टिकल किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस शब्द से जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अंदर 22 भाग हैं और उसके बाद 395 अनुच्छेद हैं, और आप ये कह सकते हो 12 अनुसूचियां। 22 भाग देखिए, इसमें कै कर करके ऐसे 25 हो चुके हैं, और इनकी बात करें कै ख ग ऐसे करके, यानी उपखंड बढ़ा बढ़ाकर इसमें हो चुके हैं 448। इसकी बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी। तो संविधान की जब बेसिक डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी तो केवल पैट के लिए पढ़ रहे हैं, जितने टॉपिक दिए हैं उतना आप कवर कर लीजिए, ज्यादा बेटर है आपके लिए। और यदि आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और मूल अधिकार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेदों की बात करें, जो मैंने अभी बताया 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेदों में के 12 नंबर का जो अनुच्छेद है और उससे लेकर 35 नंबर के अनुच्छेद तक आपको मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद मिलेंगे। स्रोतों की बात करें, भारतीय संविधान के स्रोत यानी जो हमारा संविधान है वो ऐसा नहीं है कि सारा हमने अपना आप ही लिख दिया था। ये संविधान जो है कम समय में लिखना था, बड़ा संविधान है, तो इसमें हमने स्रोत रखे हैं। जो जो चीजें हमें अलग अलग देशों के संविधान से अच्छी लगी वो चीजें हमने अपने संविधान में डाली है। तो मूल अधिकार जो हैं ये लिए गए हैं हमारे अमेरिका से। इससे पहले जो न्यायिक प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है तो वो भी अमेरिका से ली गई थी। तो दोनों की दोनों चीजें याद रखना, आपसे पूछा जाता है मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए। इनको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या है? दरअसल 1215 ईस्वी में किंग जॉन नामक एक व्यक्ति थे, किंग जॉन नामक एक व्यक्ति ने राजा थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा सबसे पहले मौलिक अधिकार जारी किए गए थे जनता के लिए। हालांकि वो सीमांत जो सरकारें होती थी उनके लिए जारी किए गए थे। तो मैग्ना कार्टा था उस समय, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। अब वही मैग्ना कार्टा आगे चलकर यूएसए में मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया जाता है। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि किस देश ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपनाया था, तो वो अपनाया था अमेरिका ने। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप ही मैं आपको बताता चलूंगा, बेसिक डिटेल भी आपको साथ साथ ओरल बताता चलूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो इतने ही क्वेश्चन आपके इस वाले पोर्शन से बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। जो मूल अधिकार है भारत के अंदर, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और कैसे कैसे इसकी मांग हुई है। देखिए, जब अंग्रेजी सत्ता थी तो यहाँ पर बहुत कम अधिकार दिए गए थे, और उन अधिकारों की मांग के लिए जो राजनेता थे हमारे यहाँ पर, जितने भी नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। तो इसमें कुछ नाम आ जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो नाम आता है जिन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। 1895 में इनके द्वारा स्वराज विधेयक पेश किया गया था, और उसके कुछ पार्ट थे, आर्टिकल थे उसके, और उसमें कहा गया था कि भारतीय जनता को उनके कुछ अधिकार दिए होने चाहिए। वे अधिकार क्या थे अभी देख लेंगे हम उनको। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट देखिए, ये विदेशी महिला थी जो भारत में मूल अधिकारों की मांग करती हैं। 1915 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। बाल गंगाधर तिलक भी हालांकि होम रूल लीग से जुड़े हुए थे।
तो 1915 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं और 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ इंडिया नामक एक पुस्तक को जारी करती हैं। तो इन दोनों में ही इन्होंने भारत के लिए मूल अधिकारों की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट की बात करें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 ईस्वी में। तो उसके माध्यम से उन्होंने भी मूल अधिकारों की मांग रखी है। संविधान जब हमारा बन रहा था तो उस समय की बात करें तो संविधान की जो उप समिति थी, मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। यदि पर्टिकुलर मेन समिति की बात की जाएगी, मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्या पोर्शन है, तो दरअसल जो संविधान है, संविधान बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन करना पड़ा था और उन समितियों के कोई अध्यक्ष बनाए गए थे। ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और अभी पीछे भी पूछे गए थे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि मूल अधिकार पढ़ रहे हैं हम, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि उप समिति, मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष और मूल अधिकारों से संबंधित मेन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके मेन समिति के अध्यक्ष थे। संख्या की बात करें, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, एक खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है। डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको वो भी मिल जाएगा, उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो है, वर्तमान में यहां पर दिए गए हैं 6 मूल अधिकार, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है जब संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आपने 7 बतानी है। मूल अधिकार कौन कौन से हैं हमारे पास, इसको जान लेते हैं। सबसे पहला जो मूल अधिकार आ जाता है वो समता या समानता का मूल अधिकार। अभी मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे, ये जाते हैं आपके 12 से लेकर 35 तक। अब जब हम इनको मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं 12 और 13, ये जो है ये मूल अधिकारों से तो जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन इसमें ये चीजें, ये अधिकार जो है जनता को नहीं दिए गए। 12 में कहा गया है राज्य शब्द की परिभाषा, जो पर्टिकुलर भाग हम पढ़ रहे हैं ये भाग हमारा 3 है, 3 भाग के लिए राज्य शब्द की परिभाषा। और 13 के अंदर ये कहा गया है, इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, इनके लिए जो आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 12 और 13। उससे पहले पढ़ेंगे 14 से लेकर हम जो लास्ट में आ जाते हैं 35 तक, उनको पढ़ने वाले हैं। तो 13 में कहा गया है कि जो मूल अधिकार है उसका संरक्षण कौन करेगा, तो उसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। पहला जो मूल अधिकार है, जैसे मैंने बताया अभी यहां पर आपको बताया, यहां पर मैंने आपको बताया है 6, अभी वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे, तो 7वें को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो पहले नंबर का जो आ जाता है वो आ जाता है समता या समानता का मूल अधिकार। कितने अनुच्छेद से जाता है, तो ये 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया। पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही बन जाता है कि ये बताइए समता और समानता का जो मूल अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक दिया गया। तो ये दिया गया है 14 से लेकर 18 तक। दूसरा जो आ जाता है ये आ जाता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का दूसरे नंबर का है, बिल्कुल क्रम से ही लगाए हैं, आपको क्रम भी पता होना चाहिए। कई बार आपसे क्रम लगवा लिया जाता है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता दी गई है। एक आम नागरिक को क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ये बताया गया है 19 से लेकर 22 तक। तीसरे नंबर का जो आ जाता है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से लेकर जाता है 23 और 24 जो दिया गया है ये शोषण के विरुद्ध दिया गया। इसके बाद जो आ जाता है चौथे नंबर का धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है और ये बताया गया है 25 से लेकर 28 तक। चौथे नंबर का है क्रम, आपको पता होना चाहिए। पांचवा जो आ जाता है शिक्षा और संस्कृति का आ जाता है और ये जाता है 29 से लेकर 30 तक, यानी 29 और 30 दोनों आर्टिकल में शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताया गया। और ये जो ये दिया गया है मौलिक अधिकार 5वें नंबर का, ये पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया। लास्ट जो अंतिम आ जाता है वो है 6ठे नंबर का मौलिक अधिकार। हालांकि ये पहले 7वें नंबर का था, लेकिन अब इसको 6ठे नंबर का कहा जाता है। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये आपको मिलेगा 32 में।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो ये 6 हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, बिल्कुल क्रम से, ऐसे ही प्रत्येक अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए। रट्टा मार लीजिए, इसमें कुछ स्किप करने वाला नहीं है। संपत्ति का मूल अधिकार 7वां मूल अधिकार था। देखिए हालांकि ये छठा था और अब ये 7वां कहा जाता है, तो ये 31 में दिया गया था इसलिए इसको छठा कहेंगे। पहले जो था ये छठा ही था, अभी ये 7वां है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी 1951 में अनुसूची, जो मैंने आपको 12 अनुसूची पढ़ाई है, 12 अनुसूची में देखिए जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची उसको जोड़ा गया था 1951 ईस्वी में। 1951 में ये जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार के जो कुछ राइट्स थे उनको कम कर दिया गया था। तो आपने समझना है, हालांकि अनुसूची वाला पोर्शन आपका नहीं है, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो अनुसूची 1 से हुआ था, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसके कुछ राइट्स कम किए गए थे। अभी जो मिलेगा ये आपको, ये भाग 12 में मिलेगा। मैंने 22 भाग पढ़ाए हैं आपको, तो 22 भाग में के जो 12 भाग है, 12वें भाग में आपको आर्टिकल नंबर 300 कै में मिलेगा। तो अनुच्छेद 300 कै में मिलेगा इस टाइम पे। अब ये हो चुका है कानूनी अधिकार। कानूनी कैसे? संपत्ति आपकी है, आपके बाप दादा की है, कानूनी रूप से आपकी है, लेकिन यदि सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो सरकार इसको कभी भी ले सकती है। और इसीलिए इसमें परिवर्तन भी किया गया था। मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, देखिए मान लीजिए एक रोड बना रही है सरकार और किसी ने अपनी संपत्ति देने से मना कर दी, क्योंकि अधिकार था, राइट्स था ये, तो किसी से भी नहीं छीना जा सकता। तो यदि वो मना कर देता है तो रोड को ऐसे नहीं कि यहां से मोड़कर दूसरी साइड कर दिया जाएगा। तो ये काफी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी सरकार को, जिसकी वजह से 1951 में इसके कुछ राइट्स कम किए गए और उसके बाद इसको यहां से बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति देने से सरकार को मना कर देते हैं। भारत नया नया आजाद हुआ था, डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था, रोडें वगैरह काफी बन रही थी, तो वे बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत लोग सनकी होते हैं, नहीं देते जमीन सरकार को भी, क्योंकि राइट्स था, कानून के ज्यादा बड़े अपने आप को ज्ञाता समझ लेते हैं। तो इस वजह से इसको हटाया गया है। तो ये अब सही है या गलत है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और यही जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, यही हमारा मोटिवेशन होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट छोड़ के जाइए। आप वीडियो 2 मिनट की देख रहे हैं या 10 मिनट की देख रहे हैं, तो नीचे जरूर बता दीजिए कि वीडियो में सुधार करना है या आपको समझ में नहीं है, कौन सा पोर्शन आपकी समझ में नहीं आया, बस। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल समझाए हैं, मौलिक अधिकार समझाए हैं, 6 में के सबसे पहला समानता का अधिकार है। और ये समानता का अधिकार जो जाता है 14 से लेकर 18 तक जाता है। अनुच्छेद इसके जो 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर जो 14 है, इसमें कहा गया है विधि के समक्ष। विधि क्या होता है? कानून। और कानून देखिए 2 टाइप का होता है, एक तो आईपीसी और एक होता है सीपीसी, सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी ये होता है। ये जो होता है ये न्यायालय में जो होता है, और ये जो होता है ये होता है पुलिस थाने जो होते हैं उसमें चलाई जाती है। जैसे कहा जाता है धारा 302, धारा 420, इस तरह की जो धाराएं होती हैं, ये जो प्रक्रिया चलती है थानों में चलती है और ये प्रक्रिया न्यायालय में चलती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं ही सभी को समान मिलनी चाहिए, बैलेंस में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अमीर है और वो यदि कोर्ट जाता है कोई केस लेकर तो उसकी सुनवाई को प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा नहीं है कि एक गरीब के जो कानूनी अधिकार है उसकी रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया जाए, या जो पुरुष हैं पुरुष के लिए अलग सजा और महिला के लिए अलग सजा। हालांकि सेम यदि एक तरह का क्राइम हुआ है तो दोनों के लिए सेम सजा न्यायालय सुनाएगा। यही विधि के समक्ष समानता है। मेल फीमेल, अमीर गरीब, कोई सरकारी व्यक्ति है या गैर सरकारी व्यक्ति है, कानून सभी के लिए बराबर होगा। किसी एक के लिए, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं बनेगा या अमीरों के लिए नहीं बनेगा। यही कहता है अनुच्छेद 14। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 अधिकार देता है, मौलिक अधिकार क्या है वो? तो विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता आपको क्वेश्चन में मिलेगा और आर्टिकल पूछा जाएगा कौन से नंबर के आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 15, सामाजिक समानता का अधिकार। और सामाजिक समानता कैसी होती है? कोई भी किसी के साथ नस्ल के आधार पर,
जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर या जाति के आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यही सामाजिक समानता या ये कहें कि सोशल इक्वालिटी है। और इसके देखिए कुछ आर्टिकल हैं, हालांकि पैट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 15 का 4 आप इंपॉर्टेंट है। इसमें एससी और जो एसटी है उसको एजुकेशन की स्वतंत्रता दी गई है, सामाजिक समानता नहीं कह सकते इसको, क्योंकि उनको अलग से राइट दिया गया, उनकी सीटें अलग से होती हैं शिक्षा में। और आर्टिकल नंबर जो इसी का है, ऐसे कह सकते हो आप, 15 का 4 ये दिया गया है एससी एसटी को शिक्षा के लिए, और 15 का 5 दिया गया है ओबीसी को सीटें निर्धारित की गई हैं। तो कुछ जगह ऐसे भी हैं कि इसके अपवाद हैं। अपवाद वाला पोर्शन आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा महारत ही नहीं होना आपने, केवल पैट का या कोई अन्य एग्जाम पास करना है। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा, सारी एक एक आर्टिकल सभी समझाऊंगा, वो क्या खे गया सभी समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी समय कम बचा है, तो ऐसे में आप केवल उतनी चीजें पढ़िए जो आपसे पूछी जा रही है। तो सामाजिक इक्वलिटी क्या होती है? सिंपल, किसी के साथ जाति, नस्ल या ये कहें कि जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो आ जाता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है, इसमें कहा गया है अवसरों की समानता। और अवसर कैसे होते हैं? अब देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं नौकरी पाने के लिए देख रहे हैं, तो आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको भाग लेने से मना कर दिया जाए, उसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए ही वो वैकेंसी निकाल दी जाए। और वैसे तो इसमें कहा जाता है कि राजनीतिक, आर्थिक और उसके साथ साथ आपको सामाजिक तीनों तरह के अवसर की समानता होनी चाहिए। आपको किसी भी समाज में रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। राजनीति में भी आपको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही जो पूंजीपति हैं या सत्ताधारी हैं या किसी एक कास्ट से बिलोंग करते हैं वो ही नेता बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट का लोग ही जो है आईएएस पीसीएस बनेंगे। तो अवसरों की समानता सभी के लिए समान बताई गई है। महिला और पुरुष को समान अवसर मिलने चाहिए। यदि उनके पास समान एजुकेशन है, समान उनको अवसर मिलने चाहिए। अमीर गरीब कोई भी है तो सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में ये चीजें आपकी आ रही होंगी। आर्टिकल नंबर 17 जो है, ये कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत जो होती थी, हालांकि अब छुआछूत नहीं होती, अब से 100 साल पहले काफी ज्यादा छुआछूत होती थी, अभी कम है। तो छुआछूत कैसे होती थी? किसी को नल पे पानी नहीं भरने दिया जाता था। यदि कोई किसी का बर्तन यूज कर लेता था तो वो बर्तन मतलब खराब हो जाता था, ऐसा कहा जाता था। पुराने समय की बात है, हमने भी सुना ही है, हमने भी कभी ये चीजें फेस नहीं की, और कहीं पर होता भी होगा तो शायद मैं नहीं जानता। तो अस्पृश्यता का अंत कहा गया है आर्टिकल नंबर 17 में, जिसमें छुआछूत का जो है अंत किया गया है। और यदि कोई किसी के साथ छुआछूत करता है तो या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको दंडित करेगा। तो ये कानून बनाया गया है। तो अनटचेबिलिटी, इसके बारे में इस इमेज को आप गौर से देखिए, आप कभी भी इस आर्टिकल को नहीं बोल पाओगे। तो आर्टिकल नंबर 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है, कोई भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। अनुच्छेद आ जाएगा आपका 18। 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अब उपाधि क्या होती है? तो उपाधि होती है, देखिए कुछ ऐसी उपाधि जो कहीं किसी देश के द्वारा किसी को दे दी जाती है। जैसे पहले की बात करूं तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दे दी गई थी, गांधी जी को भी उपाधि दी गई थी। तो ऐसे काफी सारी उपाधि पहले दे दी जाती थी। और यदि अब जब भारत आजाद हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है, आर्टिकल नंबर 18 लागू हो चुका है, तो यदि ये कोई उपाधि धारण करेगा तो वो आपको लेने से पहले पूछा जाएगा राष्ट्रपति से। आप राष्ट्रपति से पूछोगे और तब आपको वो उपाधि धारण करी जा सकती है। इसमें रिलीफ दी गई है तीनों उपाधि, जिसमें एडमिरल की आ जाती है, सेना का जो जनरल होता है उसकी आ जाती है, और जो नौसेना जो चीफ होता है उसकी जो तीनों उपाधियां उसमें रिलीफ दिया गया है। वे धारण कर सकते हैं, वे अपने नाम के आगे लगा सकते हैं कुछ भी, लेकिन बाकी कोई अपने नाम के आगे ऐसी कोई उपाधि नहीं लगाएगा, इसको बैन किया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18। उसके बाद आ जाएगा जो दूसरे नंबर का हमारा अधिकार दिया गया, 6 दिए गए हैं ना, तो पहले में समानता का, दूसरे में स्वतंत्रता का। ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक जाता है। और इसमें जो है आपको कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल नंबर 19 यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 19 है, और 19 के कुछ उपखंड दिए गए हैं। 19 के उपखंडों में आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपको आपके क्या विचार हैं देश के प्रति, राजनीति के प्रति,
सामाजिक आपके विचार हैं, आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप लिख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, प्रेस में जा सकते हो, और उसके साथ साथ सूचना पाने का अधिकार दिया गया। सूचना कैसी? आरटीआई जो एक्ट आता है, ये आता है 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005 में आता है, और तो इसके तहत आप किसी भी सरकारी जो विभाग है उसकी सूचना पा सकते हो। इसमें हालांकि कुछ चीजों में रिलीफ दिया गया है, जैसे सरकारी जो रक्षा से संबंधित उपकरण हैं उनकी आप सूचना नहीं पा सकते। पीएम केयर फंड को भी इससे बाहर रखा गया, उसमें आज तक यही नहीं पता लगा कि कितने करोड़ रुपए आए हैं, तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये जाते हैं ए से लेकर जी तक, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है, ये मैंने बार बार मेंशन किया है, जहां जहां पर भी आएगा वहां पर आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, भ्रमण करने का, निवास करने का, व्यापार करने का अधिकार, ये चीजें सारी की सारी इसके अंदर रखी गई हैं। आपके लिए केवल एक इंपॉर्टेंट है, विचार और अभिव्यक्ति और सूचना पाने का अधिकार, ये आ जाएगा 19(1) का कै, या ए भी कह सकते हो आप। इसके बाद जो आ जाएगा अनुच्छेद 20, इसमें कहा गया है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अब दोष सिद्धि में कैसा होता है, मान लीजिए किसी पर कोई केस चला है, हालांकि वो जरूरी नहीं है कि उसने वो मतलब क्राइम किया हो, तो यदि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको ऐसा नहीं है कि जाते ही सीधा का सीधा उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, या फांसी दे दी जाएगी, या सजा सुना दी जाएगी। उसको संरक्षण दिया गया है, काफी ज्यादा संरक्षण दिया गया है। जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसको सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही प्रोवाइड होंगी जैसे पहले प्रोवाइड होती थी। सरकारी जॉब में भी जा सकता है वो, ऐसे नहीं है कि भाई मतलब कोई क्राइम में उसका नाम आ गया तो सरकारी जॉब नहीं कर सकता, कर सकता है जब तक उस पर मतलब कि कोई भी क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता। तो ऐसे दोष सिद्धि में संरक्षण दिया गया है, जब तक वो जेल के अंदर बंद रहेगा तब तक उसको खाना पीना रहना ये सब चीजें दी जाएंगी, सरकार सारा सामान मुहैया कराएगी, खाने पीने की सारी सुविधा उसके लिए रखेगी। तो संरक्षण प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल नंबर 20 दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कैसी? आपको जीने का अधिकार है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, जीने का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 21। प्राण की स्वतंत्रता आपको सोने का, खाने का, पीने का, रहने का, उठने का, हर चीज की स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो आपको दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी तरह के आप बाल कटा सकते हो, बॉडी बना सकते हो, किसी भी तरह का स्टाइल रख सकते हो, कोई भी फैशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक देगा फैशन करने से। तो आर्टिकल नंबर 21 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल नंबर 21 कै जो है, इसको कै है तो जोड़ा गया है, तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। संविधान संशोधन 86 के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और कौन सा हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कितने वर्ष तक के बच्चे को? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को। और यहां पर RTE राइट टू एजुकेशन जो है, इसके लिए एक्ट आता है 2009 में, और इसको लागू कर दिया जाता है 2010 में। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से मतलब मौलिक अधिकार में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो 21 कै में रखा गया है। 22 की बात करें तो यह आ जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। और गिरफ्तारी के विरुद्ध कैसे संरक्षण प्रदान किया गया है? 24 घंटे के अंदर अंदर यदि पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उसके साथ साथ उसको अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। यदि उसको फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायालय में हथकड़ी लगाकर नहीं ले जाया जाएगा, उसको अपराधी की तरह न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा। ये कुछ दशाओं में संरक्षण, आर्टिकल नंबर 32। इसके बाद जो आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए चौथा नहीं है, तीसरा है, यहां पर गलत मेंशन हो गया। तीसरे नंबर का, क्योंकि मैंने आपको क्रम से पढ़ाया, पहला पढ़ाया समता या समानता का, उसके बाद स्वतंत्रता का, और तीसरे नंबर का आ जाता है शोषण के विरुद्ध। ये जो है आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 तक मिलेगा। 2 अनुच्छेद है इसके लिए, दोनों के दोनों पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 जो कहता है ये मानव दुर्व्यवहार पर रोक लगाई जाती है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी को बंदी बनाकर अलग देश में बेच दिया जाता है,
या महिलाओं के खिलाफ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी महिला को उठाकर किसी देश में वैश्यावृत्ति या किसी और चीज में उसको इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये सब जो है मानव दुर्व्यवहार होता है। इस पर रोक लगाई गई है, एक राइट्स है, किसी भी व्यक्ति के साथ मानव दुर्व्यवहार नहीं होगा। जैसे ये होता है बंधुआ मजदूरी, ये भी एक मानव दुर्व्यवहार में ही आती है, तो बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाई गई है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम। कोई भी बच्चा यदि वो 14 वर्ष से कम का है तो वो बाल श्रम, जोखिम भरे कार्य नहीं करेगा। जैसे माइंस वगैरह होती हैं, कोयले की माइंस होती है, लोहे की फैक्ट्री होती है, ऐसे जोखिम भरे कार्यों में कोई भी 14 वर्ष तक का बच्चा जो है वो काम नहीं करने वाला है। ये कहा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरे नंबर का है, जो 23 और 24 में बताया गया है। दोनों मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ये है चौथे नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक जाता है। तो इसमें कुछ आर्टिकल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नॉर्मल ऐसे ही पूछा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक जाता है, तो ये जाता है 25 से लेकर 28 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है, यहां पर जो है, जो हिंदू होते हैं उनको जनेऊ धारण करना, और जो मुसलमान इनको टोपी धारण करना, क्रिश्चियन होते हैं इनका अपना कुछ होता होगा, और जो सिख होते हैं वो देखिए केस जो होते हैं उसके लिए कंघी रखते हैं और कृपाण धारण करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 25 कहता है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, उसका सिंबल वगैरह यूज कर सकता है। और उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है और किसी भी धर्म की कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो यदि हिंदू है तो सिख धर्म की नहीं करेगा या सिख है तो हिंदू धर्म की नहीं करेगा। स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद जो आ जाता है 5वें नंबर का संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 और 30। शिक्षा और संस्कृति क्या होती है, देखिए शिक्षा और संस्कृति होती है, देश जो है हमारा भारत जो है, विभिन्न जो कल्चर है यहाँ पर उनका समावेश है इसके अंदर, और कोई भी अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकता है, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। यही चीजें इसमें कही गई हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और जो मेले त्योहार वगैरह होते हैं उनको लगाने, उनको स्वतंत्र रूप से मनाने की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल नंबर 29। और 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्थान, कोई भी अपने धर्म की जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म की शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं, कॉलेज वगैरह की स्थापना कर सकते हैं या ट्रस्ट वगैरह की स्थापना कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है ये अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है 6ठे नंबर का मौलिक अधिकार आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपको 32 से लेकर 35 तक देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 32 से 35 तक है। इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, अंबेडकर साहब जी के द्वारा कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा, सोइल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और यदि आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये आ जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को कहा गया है। और जो 6ठे नंबर का मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कार्य करता है। और इसके लिए जो काम किए जाते हैं, ये कुछ काम किए जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए जो हाई कोर्ट होता है वो करता है 226 अनुच्छेद जो है उसके तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है स्टेट लेवल पर। और देश के स्तर पर जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत करता है। यहां पर कुछ रिटें जारी की जाती हैं, जो 5 प्रकार की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक है। ये इस रिट में कहा गया है। आपसे यही पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परमादेश एक सरकारी व्यक्ति जो होता है, जो किसी काम को, मान लीजिए आप कोई काम लेके गए सरकारी व्यक्ति के पास
और उसने उस काम को करने से मना कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है काम, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हो। आपका अधिकार है कि यदि उसका पद दिया गया है तो आपका काम जरूर करेगा, वो जनता का सेवक है। प्रतिषेध की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं मैंने आपको पहले पढ़ाया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में जो भी जिला न्यायालय होते हैं वे अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि ये जो केस है ये तुम्हारे रेंज से बाहर है, आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, आप इसमें इतनी सजा नहीं सुना सकते, उसके लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण की बात करें, इसे स्टे ऑफ ऑर्डर, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, स्टे ऑफ ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। हालांकि इंग्लिश में है लेकिन आजकल के जो पेपर बनते हैं उसमें इस टाइप की कोई चीजें नहीं देखी जाती, इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिखकर आपके समक्ष पेश कर दिया जाता है। बताइए क्वेश्चन क्या है। तो स्टे ऑफ ऑर्डर जो कहा जाता है ये उत्प्रेषण को कहा जाता है। ये भी अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जाता है कि भाई ये जो कार्रवाई है ये आपके बस की बात नहीं है, आप इतने बड़े केस की सजा नहीं सुन सकते। मान लिया पोटा कानून है, पोटा कानून देखिए अधीनस्थ न्यायालय जो तहसील न्यायालय होते हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो सीधा सीधा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। तो जो क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय का नहीं है, यदि उससे बाहर निकलकर सजा सुना देता है या ऐसा डिसीजन दे देता है तो वो उसके खिलाफ जारी की जाती है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा की बात करें तो इसे कहा जाता है आपका अधिकार क्या है। मान लीजिए आप कोई पद पर नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं मिली और आपने यहां पर आईपीएस अधिकारी के स्टार लगा लिया, और स्टार लगाने के बाद आपने एक ऑफिस खोल लिया और उस ऑफिस में 20-25 लड़के और रख लिए और जनता का दरबार लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति को किसी चीज की परेशानी है, किसी को कानून की, किसी को सजा सुनाने की परेशानी है तो वो हमारे पास आइए, हम उसको सजा देंगे। तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपको कानूनी अथॉरिटी नहीं है। तो ये अधिकार परीक्षा कहा गया है, ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। नॉर्मली ये कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने आप को हिटलर समझने लग जाए उसके खिलाफ की जाती है। नॉर्मल व्यक्ति, सरकारी नहीं होता, यदि उसका वो काम नहीं है तो। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 12 है, मैंने बताया था कि आपको लास्ट में कराऊंगा। राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है, पैट के लिए पढ़ रहे हो तो बस इतना ही पूछेगा। राज्य शब्द की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, तो ये बताई गई है अनुच्छेद 12 में। काफी इंपोर्टेंट डाटा है। यहां पर राज्य से अभिप्राय क्या है, तो राज्य से केंद्र के पर्पज में संसद जो होती है, संसद का कोई अधिकारी या संसद जो होती है टोटल, और केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य की श्रेणी में रखी जाती है। राज्य की बात करें राज्य के स्तर पर तो विधानमंडल, विधानसभा जो होती है, और राज्य सरकार जो होती है वो सरकार की श्रेणी में रखी जाती, राज्य की श्रेणी में रखी जाती है। स्थानीय प्राधिकरण जो होते हैं, प्राधिकारी जो होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं। और अन्य प्राधिकारी की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग, ये राज्य है। आपसे पता क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको दिया जाएंगे 4 ऑप्शन, उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से राज्य नहीं है। तो राज्य में क्या हो जाएगा, देखिए बैंक और बीमा कंपनी ऑप्शन में है तो राज्य है, जीवन बीमा कंपनी ऑप्शन में है तो राज्य है, रेलवे बोर्ड ऑप्शन में है तो राज्य है, विश्वविद्यालय या सरकारी कोई फर्म जिसमें सरकारी भागीदारी है, ऐसा कोई विद्यालय जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा हो, ये सब राज्य है। इसके बारे में जो यदि आपने ज्यादा अधिक डिटेल लेनी है तो मैं आपको संविधान जब डिटेल से कराऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें कवर करा दूंगा, आपको ये और डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी केवल इतना पढ़ लीजिए बेसिक डिटेल के साथ, राज्य क्या चीज है और राज्य क्या चीज नहीं है। आर्टिकल नंबर 13 की बात करें तो 13 में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह करता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और इसका दायित्व किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा आर्टिकल से करता है, 32 से करता है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 13 में। और इसके साथ साथ कुछ वाद जुड़े हुए हैं जो इससे रिलेटेड हैं मौलिक अधिकारों से। सबसे पहला जो वाद आता है शंकरी प्रसाद, पूछा जाता है कब आया था, 1951 में आया था। क्या कहा गया था, देखिए जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया जाता है, और इसमें मौलिक अधिकारों में संरक्षण मतलब संशोधन करने की शक्ति प्रोवाइड की गई थी शंकरी प्रसाद बनाम संघ राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम ये जो आया था पंजाब बनाम विवाद, यह आया था 1967 ईस्वी में। इसमें यह कहा था, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट दिया था, मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती की बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती।
केशवानंद भारती 1973 बाद है, पिछले साल इनकी डेथ हुई थी 2020 में। तो चीफ जस्टिस सीकरी प्रसाद इनके द्वारा ये निर्णय सुनाया गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं 68 के तहत उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और संशोधन किया भी जाएगा तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये कब आता है तो 1980 में ये आता है। 1980 में ये कहा गया था कि संविधान को संशोधित करने वाली हर एक प्रक्रिया स्वतः ही निष्क्रिय मानी जाएगी यदि वो संविधान के मौलिक अधिकारों के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देती है। तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम संघ राज्य। तो ये कुछ मैंने आपको अनुच्छेद कराए हैं जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थे, अनुच्छेदों से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आए हैं तो क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।